नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चलेंगे। सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, कोर्ट को दबाव में डालने की जा रही थी कोशिश, लेकिन एक बार फिर से कोर्ट ने देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए नोटबंदी पर की है ऐसी टिप्पणी कि चुनाव से पहले जबरदस्त बैकफुट पर है भारतीय जनता पार्टी। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। इसी के साथ में मोदी सरकार को स्वतंत्र और मजबूत न्यायपालिका मंजूर नहीं है। बताएंगे कौन से नेता ने ये टिप्पणी की है। साथ साथ दोस्तों, स्मृति ईरानी से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पूछे गए सवाल तो चुप्पी साधकर मीडिया से बस्ती दिखाई दी है। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। इसी के साथ में इंडिया गठबंधन की आज दिल्ली में होने जा रही है महारैली। बताएंगे किस तरीके की रैली की है तैयारी। साथ साथ हैदराबाद के बड़े नेता ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है दोस्तों। जबरदस्त बदलाव के संकेत हैदराबाद कर्नाटका में मिल रहे हैं। साथ साथ कंगना रनावत पहुंची है चुनाव प्रचार करने के लिए, लेकिन इस दौरान अपने ही नेताओं ने कर दिया है जोरदार विरोध। एक एक करके चलेंगे लोकसभा चुनाव जुड़ी फटाफट सारी बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि नोटबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज ने दिया है सही बयान, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा दोस्तों, और भारत के सुप्रीम कोर्ट की जय जरूर लिखिएगा। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर देश के सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक बड़ा बयान दिया है दोस्तों। जज नागरत्ना ने एक बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि नोटबंदी के बाद 98% पैसा वापस आया तो काला धन कहां गया। हैदराबाद के कोर्ट्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशन सम्मेलन के उद्घाटन के सत्र के दौरान सुप्रीम कोर्ट की जज नागरत्ना ने नोटबंदी पर सवाल खड़े किए। शनिवार को जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने राज्यपालों के संवैधानिक अदालतों के सामने मुकदमाबाजी में शामिल होने पर चिंता व्यक्त की है। जस्टिस नागरत्ना ने राज्यपालों से संविधान के अनुसार चलने का आह्वान किया है, बजाय इसके उन्हें बताया गया है कि क्या करना है क्या नहीं। उन्होंने कहा कि हाल ही में यह चलन बन गया है कि राज्यों के राज्यपाल बिलों को मंजूरी देने में चूक या उनके द्वारा किए जाने वाले अन्य कार्यों के कारण मुकदमाबाजी का मुद्दा बन जाते हैं। संविधान के तहत राज्यपाल के कार्यों या चूक को संवैधानिक अदालतों के सामने लाना एक स्वस्थ प्रवृत्ति नहीं है, हालांकि इसे एक गवर्नर पद कहा जाता है। हालांकि उन्होंने कई सारे और भी सवाल खड़े किए हैं दोस्तों राज्यपाल के बाद, जो उन्होंने डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी को लेकर टिप्पणी की है कि डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी एक ऐसा तरीका था जिससे काले धन को व्हाइट मनी में बदला गया है। कुल मिलाकर दोस्तों, देश के सुप्रीम कोर्ट के जज अगर ये टिप्पणी कर रहे हैं तो इसका सीधा मतलब यह है कि देश की तथाकथित मीडिया को भी डिबेट चलाने चाहिए। भाजपा और उनके बड़े बड़े मंत्रियों से सवाल पूछने चाहिए जो दिन रात नोटबंदी का गुणगान गाते हैं। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जो बताएगा। साथ साथ दोस्तों, देश के सुप्रीम कोर्ट के जजों की ओर से आ रही टिप्पणी के बाद ऐसा कहा जा सकता है कि जानबूझकर देश के संस्थानों को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और 600 के आसपास वकीलों ने जो लेटर लिखा था और उसका समर्थन किया था, इसके बाद कहा जा सकता है कि जानबूझकर न्यायपालिका को दबाव में डालने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी के नेत्री प्रियंका गांधी ने शनिवार को केंद्र पर उच्चतम न्यायालय पर चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द किए जाने के बाद न्यायपालिका पर दबाव डालने का आरोप लगाया है। सवाल किया गया है कि नरेंद्र मोदी सरकार को स्वतंत्र और मजबूत न्यायपालिका मंजूर नहीं है। कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा समेत कुछ अन्य वकीलों की ओर से प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर न्यायपालिका पर दबाव डालने और अदालतों को बदनाम करने के प्रयास के आरोप लगाए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए दावा किया था कि दूसरों को धमकाने और धौंस दिखाना विपक्षी पार्टी की पुरानी संस्कृति है। कुल मिलाकर दोस्तों, आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जो बताएगा। साथ साथ स्मृति ईरानी जो अपने आप को वुमेन राइट यानी महिलाओं के अधिकार से लेकर महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के हित में बोलने पर अपने आप को बहुत बड़ा चैंपियन बताने की कोशिश करती है, लेकिन अब धीरे धीरे करके सारी हकीकत सामने आने लगी है। उनसे जब मीडिया वालों ने सवाल पूछा कि आपका अंकिता भंडारी केस मामले को लेकर क्या कहना है, इतने गंभीर मर्डर के केस को लेकर आपकी क्या राय है, तो उन्होंने इस पर टिप्पणी करने की बजाय मीडिया वालों के बार बार पूछे जाने की बजाय वहां से चलती बनी और एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, जो साफ तौर पर संदेश देता है दोस्तों कि स्मृति ईरानी केवल सुविधा अनुसार महिला सुरक्षा की बात करती हैं, जबकि देश की केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। क्या स्मृति ईरानी महिलाओं के अधिकार की बात करती हैं या फिर अपने हिसाब से जहां पर सुविधा लगा है केवल वहीं पर मुद्दे उठाए जाते हैं। साथ साथ दोस्तों, लद्दाख लेह को लेकर एक बड़ी जानकारी है। चाइना ने लद्दाख की जमीन को कब्जा लिया है। मोदी सरकार ये सारे तथ्य छिपा रही है और अगर हम लोग ये सवाल खड़ा करेंगे तो हम लोगों को ही उल्टा देशद्रोही कहा जाएगा। सोनम वांगचुक की ओर से यह जानकारी दी जा रही है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर बताएगा, क्योंकि वो लद्दाख के लोगों को इकट्ठा करते हुए इस तरीके से दावे को अपने प्रूव करने जा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर उस क्षेत्र में यात्रा करेंगे जहां पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाया गया है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को कहा कि दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली विपक्षी गठबंधन इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस की लोकतंत्र बचाओ रैली का उद्देश्य किसी व्यक्ति की रक्षा करना नहीं बल्कि संविधान और लोकतंत्र को बचाना है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि रविवार को आयोजित होने वाली रैली से लोक कल्याण मार्ग को एक बड़ा संदेश दिया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार का समय पूरा हो गया है। कांग्रेस पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने रैली को लेकर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सहित अन्य वरिष्ठ नेता रैली को संबोधित करेंगे। जयराम रमेश ने कहा कि यह रैली किसी एक व्यक्ति की रैली नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने की रैली है, ये किसी एक पार्टी की रैली नहीं है। इसमें करीब 27 से 28 पार्टियां शामिल है। इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल इस रैली में शामिल होंगे। आज शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा दोस्तों। उम्मीद की जा रही है कि भारी संख्या में दिल्ली में जुटान जुटने वाला
है ताकि यहाँ से एक बड़ा मैसेज पूरे देश भर के अंदर भेजा जाए। साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में 31 मार्च को इंडिया ब्लॉक महारैली करने वाला है। इसमें 26 दलों के नेता शामिल हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले यह विपक्ष की पहली बड़ी रैली होगी। शनिवार को आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय और दिलीप पांडे ने रामलीला मैदान में तैयारियों का निरीक्षण किया है। गोपाल राय ने कहा कि गठबंधन के नेता तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ रैली में पहुंच रहे हैं। केंद्र सरकार एजेंसियों की मदद से विपक्ष के नेताओं को निशाना बना रही है। एक चुने हुए मुख्यमंत्री को किसी के आरोप के आधार पर जेल में डाल दिया गया। ये जो खेल चल रहा है इसी के खिलाफ कल महारैली होने जा रही है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं को राज्य में कोई भी पूछने वाला नहीं है, इसलिए यहाँ पर इकट्ठा भीड़ होती है, वहाँ अपना भाषण देते हैं और जनता उनको अस्वीकार कर देती है। कुल मिलाकर दोस्तों इस रैली को लेकर बीजेपी के नेताओं में बौखलाहट स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। साथ साथ हैदराबाद के अंदर कांग्रेस पार्टी में बड़ी ज्वाइनिंग हुई है। हैदराबाद के मेयर गढ़वाल विजय लक्ष्मी शनिवार को सत्ताधारी दल कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। रेवंत रेड्डी और कांग्रेस पार्टी के प्रभारी दीपा दास मुंशी ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया है। विजय लक्ष्मी बीआरएस पार्टी महासचिव और राज्यसभा के सदस्य केशव राव की बेटी है, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का फैसला किया है। केशव राव ने शुक्रवार को रेवंत रेड्डी और दास मुंशी और अन्य नेताओं से मुलाकात की थी। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के लिए 2020 में हुए पिछले चुनाव में बीआरएस 150 में से 55 वार्ड जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। भारतीय जनता पार्टी 48 सीटों के साथ मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभर रही थी, जबकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पार्टी ने 44 वार्ड जीते थे। वहीं कांग्रेस पार्टी केवल 2 वार्ड ही जीत सकी थी। बंजारा हिल्स वार्ड से पार्षद चुनी गई। विजय लक्ष्मी तेलंगाना राज्य के गठन के बाद पहली महिला मेयर चुनी गई थी। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के अपने फैसले पर उन्होंने कहा कि अगर मेयर सत्तारूढ़ दल के साथ है तो विकास कार्य सुचारू तरीके से किए जा सकते हैं। 55 साल तक कांग्रेस पार्टी के साथ रहने वाले केशव राव साल 2013 में बीआरएस में शामिल हो गए थे और 2 बार राज्यसभा के लिए नामांकित हुए। आप लोग अपनी राय जरूर लिख कर बताएं क्योंकि ये बड़ी ज्वाइनिंग है। साथ साथ दोस्तों टिकट मिलते ही मंडी में कंगना रनौत का जोरदार विरोध शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उनकी रैली का बाइकआउट किया है। बीजेपी के नेताओं को मनाने के लिए अब जयराम ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। हालांकि वो मना पाएंगे, सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। साथ साथ कांग्रेस पार्टी बोली, कहा बीजेपी वॉशिंग मशीन, मोदी वॉशिंग पाउडर। कहा विपक्षी नेताओं पर 51 केस, उनके लीडर पर 20, लेकिन कार्रवाई एक पर नहीं की गई। सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से वॉशिंग मशीन चलाती रहेगी? बीजेपी की वॉशिंग मशीन से क्या इसी तरीके से उन लोगों के दाग धुलते रहेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए हैं? आप लोग की जो भी राय हो लिखे जरूर। साथ साथ दिल्ली के अंदर मोदी सरकार के द्वारा केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के नेतृत्व में युवा कांग्रेस ने मिलकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। मोदी सरकार देश की मुख्य विपक्षी पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज करके लोकतंत्र को फ्रीज करना चाहती है, लेकिन इस अन्याय और तानाशाह के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। ये जानकारी खुद दी जा रही है। साथ साथ दोस्तों मिट्टी देने के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं होती। गाजीपुर के डीएम और मुख्तार के भाई के बीच में जोरदार बहस देखने को मिली है। मुख्तार अंसारी को गाजीपुर में उसके पैतृक गांव में सुपुर्दे खाक कर दिया गया और इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद थे। इस दौरान अफजल अंसारी बेहद गुस्से में नजर आए। सुपुर्दे खाक के दौरान डीएम आर्य का अखौरी ने अफजल अंसारी से केवल परिवार के सदस्यों को ही कब्रिस्तान के अंदर ले जाने को कहा। इस पर अफजल अंसारी ने कहा कि अगर दूसरे लोग भी मुख्तार अंसारी के सुपुर्दे खाक में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। इस पर डीएम आर्य का अखौरी ने कहा कि मैं डीएम हूं, इसके लिए इजाजत नहीं ली गई है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में केटीवी सर्वे ने दावा किया है कि कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी इस वक्त की स्थिति में लगभग 17 से 19 सीटें जीतने की स्थिति में है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 9 से 11 पर आकर सिमट सकती है। जनता दल सेकुलर को या तो एक भी सीट नहीं मिलेगी या फिर बमुश्किल एक सीट जीत पाएगी। यानी कांग्रेस पार्टी के ग्राफ में जबरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी कहां पर 2 से 3 सीटों पर थी, वो अचानक से 17 से 19 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी से आगे निकलती नजर आ रही है। दोस्तों यही बड़ा कारण है कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की आपसी गुटबाजी का फायदा कांग्रेस पार्टी ने उठाया है। इसी तरीके से तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंदर भी ऐसा खेला अगर बीजेपी के साथ हो गया तो पूरे देश में कहीं ऐसी कोई जगह बीजेपी के लिए नहीं बचेगी जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने सीटों को रिकवर कर पाए। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ रणदीप हुड्डा उनके फिल्म सावरकर को नहीं मिल रहे सपोर्ट के कारण काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, यानी काफी ज्यादा नाराज है। दोस्तों ने लगा था कि ये मूवी चल जाएगी, लेकिन सावरकर की मूवी देखने के लिए लोग जा नहीं रहे और नाराजगी अब देखने को मिल रही है रणदीप हुड्डा में। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, क्योंकि जिस टॉपिक पर उन्होंने ये बनाया है, ये फिल्म बनाई है, शायद ही लोग देखने के लिए जाएं। साथ दोस्तों एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने लिकर स्कैम के मामले को लेकर एक दावा करते हुए कहा है कि जो पैसा लिकर स्कैम में जुटाया गया था उस पैसे का इस्तेमाल गोवा में आतिशी ने किया है। आम आदमी पार्टी के नेत्री आतिशी को लेकर यह टिप्पणी की गई है। दोस्तों आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा मिला है दिल्ली लेकर मामले को लेकर ईडी की ओर से कही गई इन बातों पर स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर आम आदमी पार्टी के और भी मंत्रियों को नोटिस दिया जा सकता है। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ प्रियंका गांधी बोली, कहा इन सवालों का जवाब कोई देगा। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम आवंटन में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। नया टेलीकॉम विधेयक तब पास क्यों हुआ जबकि विपक्ष के 143 सांसदों को सस्पेंड किया गया था? इसमें कोई रिश्ता है क्या? नए टेलीकॉम विधेयक के माध्यम से सैटेलाइट से इंटरनेट स्पेक्ट्रम के आवंटन में बोली लगाने बिडिंग के नियमों को क्यों हटाया गया, ये सवाल पूछा गया। इसके बाद प्रियंका गांधी ने लिखा कि आवंटन में बोली
लगाने के लिए नियम हटाने से दूसरी कंपनियां बिडिंग में हिस्सा नहीं ले पाई। इससे राष्ट्रीय खजाने को कितना नुकसान हुआ है। नए टेलीकॉम विधेयक के माध्यम से मोदी सरकार ने 2012 से लागू सुप्रीम कोर्ट के नियमों दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ा दी। ऐसा क्यों किया गया है सवाल है दोस्तों। नए टेलीकॉम विधेयक पास होने का सबसे पहले और सबसे अधिक फायदा किसे मिला है, ये सवाल पूछा गया। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर चंदा दो धंधा लो के जिस बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है उसमें लाभार्थी कॉर्पोरेट कंपनियों से बीजेपी को लगभग 150 करोड़ रुपए के चंदे का योगदान मिला है क्या? क्रोनोलॉजी को समझिए और इसके बाद प्रियंका गांधी की ओर से कई सारे और भी गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने कहा कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आयकर विभाग ने 5 अलग अलग वित्तीय वर्षों के टैक्स रिटर्न के मामले को लेकर विसंगति पाते हुए 1823 करोड़ रुपए के भुगतान के लिए नोटिस उसे जारी किया है, पर उसने भारतीय जनता पार्टी को लेकर आंखें बंद कर ली है, जबकि उस पर 4600 करोड़ का जुर्माना बनता है। पार्टी ने शुक्रवार को इसके साथ ही यह दावा किया है कि आम चुनाव से पहले कर आतंकवाद यानी टैक्स टेररिज्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी की ओर से 42 करोड़ रुपए जमा करने के लिए 4600 करोड़ रुपए के जुर्माने की अनदेखी की जा रही है। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के गाजियाबाद से प्रत्याशी अतुल गर्ग के साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की अभद्रता। महानगर अध्यक्ष को जड़ा थप्पड़। सोशल मीडिया में वायरल हुई वीडियो में आवाज नहीं है, लेकिन लाल गमछा पहने एक कार्यकर्ता संजीव शर्मा को थप्पड़ जड़ते दिखाई दे रहे हैं। अतुल गर्ग से अभद्रता करते स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। धौलाना विधानसभा क्षेत्र ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र है। वीके सिंह का टिकट कटने को लेकर लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही थी। आप लोग अपनी राय जरूर बताएंगे दोस्तों। साथ कर्नाटका बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रसाद ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले लिया और ऐसे और भी कई सारी ज्वाइनिंग कर्नाटका में कराई जा रही है। इसके कारण भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझ में आ गया है कि कर्नाटका में उनके लिए खतरे की घंटी बज गई है। साथ साथ दोस्तों अमित शाह के काफिले में घुसी कार, घायल हुए सीआरपीएफ के कांस्टेबल ड्राइवर को गिरफ्तार करके पूछताछ की गई है। घायल जवान को आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस पूरे मामले पर अब इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी गई है कि आखिर अचानक से कार कैसे काफिले में घुस गई। साथ साथ दोस्तों महाराष्ट्र को लेकर एक लोकल न्यूज चैनल ने दावा किया है कि एनडीए गठबंधन 22 से 24 सीटों पर सिमटेगा। इंडिया गठबंधन 23 से 25 सीटें जीतने की स्थिति में है। इंडिया गठबंधन से ज्यादा फुट एनडीए गठबंधन में देखने को मिल रही है। एक नाथ शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट ज्यादा से ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दोनों को दोयम दर्जे की पार्टी बनाने की कोशिश कर रही है और यही बड़ा कारण है कि दोनों को दहाई के आंकड़े इतनी भी सीट देने को तैयार नहीं है। हालांकि दोनों पार्टियां विरोध कर रही है और इसके बाद इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा जल्द कर लिया जाएगा। देखते हैं किस सीटों पर कौन मैदान में उतरेगा। साथ साथ पंजाब सरकार का दावा, कहा जाली एफआईआर कर पंजाब के तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 2.5 साल तक मुख्तार अंसारी को बचाया। 20 लोगों की क्षमता वाली बैराक में अकेले वीआईपी की तरह अपनी पत्नी के साथ रहते थे। यूपी पुलिस ले जाने की कोशिश की तो बचाव में वकीलों की फीस तक कांग्रेस ने भरी। इस तरीके की टिप्पणियां की गई आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी का अनाउंसमेंट किया है। इस दौरान जो लोग ऐड किए गए हैं उसमें राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा, भूपेंद्र यादव के साथ साथ अर्जुन राम मेघवाल का नाम ऐड किया गया है। इसी तरीके से और भी कई सारे नाम है। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो की कमेटी भी बना ली और उनका रिकमेंडेशन भी उनको मिल गया है। किसी भी वक्त कांग्रेस पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी कर सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अब जाकर तो कमेटी बनाई है। ऐसे में दोस्तों मीडिया में जो डिबेट चलाई जा रही है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव को लेकर सीरियस नहीं है, उनको सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाना चाहिए जो चुनाव के मध्य में आकर अब मैनिफेस्टो बना रहे हैं। अब ये मैनिफेस्टो बनते बनते लगभग 1 महीने का समय लगेगा और चुनाव आते आते जो मैनिफेस्टो में डिटेल दी जाएगी वो लोगों तक पहुंचने से पहले ही कई चरण के चुनाव हो जाएंगे और उसके बाद बीजेपी कहेगी कि हमने तो मैनिफेस्टो दिखाकर वोट मांगा था, जबकि चुनाव के लगभग अंत में आकर बीजेपी का मैनिफेस्टो आने वाला है। आप लोग अपनी राय जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों बीजेपी सरकार जनता को कर्ज में क्यों डुबा रही है? 14 लाख करोड़ का कर्ज क्यों है? प्रियंका गांधी ने फिर से सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से वर्ष 2014 तक 67 देशों में कुल देश पर कर्जा 55 लाख करोड़ का था। 10 वर्ष में इसे बढ़ाकर 205 लाख करोड़ का पहुंचा दिया गया है। लोगों पर लगातार कर्ज बढ़ते जा रहे हैं। हमारी सरकार और हमारी संस्थानों और जनता पर लगातार बोझ बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे कौन अपराधी? आप लोग अपनी राय जो लिखता है दोस्तों, क्योंकि 10 साल में इस तरीके से कर्ज बढ़ जाना काफी गंभीर मामला है। साथ साथ दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को भी शराब घोटाला मामले को लेकर ईडी ने समन भेजा है, यानी आम आदमी पार्टी के अन्य मंत्रियों को भी बार बार समन भेजे जा रहे हैं। तो ऐसा माना जाए कि क्या आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से समाप्त करने का ये अभियान चल रहा है या वाकई में एविडेंस मिल रहे हैं? साथ साथ पूर्व एमपी और सिटिंग एमएलसी तेजस्विनी गौड़ा ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। जयराम रमेश और पवन खेड़ा की मौजूदगी में ज्वाइनिंग करवाई गई है। कर्नाटका चुनाव के मद्देनजर ये बड़ी जानकारी है। साथ साथ दोस्तों मथुरा की सीट से भारतीय जनता पार्टी ने अभिनेत्री हेमा मालिनी को फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी और आरएलडी का इस बार अलायंस बना हुआ है, तो बीजेपी के खिलाफ मुकाबले में एक मजबूत दावेदार के साथ कांग्रेस पार्टी मैदान में उतरना चाहती थी। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने बॉक्सर विजेंदर सिंह चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया है। विजेंदर चौधरी जब मैदान में उतरेंगे तो उनका काफी असर देखने को मिलेगा, क्योंकि मथुरा वो सीट है जहां पर जाट मतदाता भारी संख्या में है और विजेंदर सिंह चौधरी भी जाट समाज से आते हैं और बॉक्सिंग के बड़े चैंपियन है, तो जाने माने चेहरे हैं और समाज में एक तरीके की उनकी पकड़ भी है। देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर इस सीट पर किस तरीके का मुकाबला होता है। साथ साथ दोस्तों प्रफुल्ल पटेल 8 महीने पहले नरेंद्र मोदी से जुड़े, अब सीबीआई ने भ्रष्टाचार के केस बंद कर दिए। झारखंड कांग्रेस सेवा दल ने जानकारी देते हुए कहा कि सीबीआई ने आरोप लगाया है कि 2006 में पटेल ने निजी
खिलाड़ियों को लाभ पहुंचाने के लिए एयर इंडिया को 5 साल के लिए कई विमान पट्टे पर देने के केंद्रीय विमानन मंत्री के रूप में उनके पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की है। सोशल मीडिया पर वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। दोस्तों, साथ साथ केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उपराष्ट्रपति बोले, कहा न्यायपालिका की ताकत बरकरार है। उन्होंने कहा कि जिन्हें लगा वे कानून के ऊपर है, अब कानून उनके पीछे है, यानी राज्यपाल। पहले तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया ही करते थे, ऐसा लग रहा है कि देश के उपराष्ट्रपति भी इस तरीके से पॉलिटिकल स्टेटमेंट देंगे। शराब नीति घोटाला में 21 मार्च को गिरफ्तार किए गए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को कहा कि न्यायपालिका की रीढ़ की हड्डी की ताकत बरकरार है। जिन्हें लगा था कि वे कानून से ऊपर है, अब उनके पीछे कानून है। इसके अलावा 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन को लेकर भी उपराष्ट्रपति ने कहा कि जैसे ही कानून अपना काम करने लगता है, वैसे ही कुछ लोग सड़क पर आ जाते हैं। भ्रष्टाचार से अब रोजगार या कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलते, अब भ्रष्टाचार करने वाले जेल जाते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, सवाल सबसे बड़ा यह है कि उपराष्ट्रपति महोदय, जिन्हें निष्पक्ष होना चाहिए, इस तरीके के पॉलिटिकल टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद वो पॉलिटिकल टिप्पणियां कर रहे हैं। और अगर ऐसे में सवाल और भी खड़े किए जाएंगे तो क्या इसका जवाब खुद जगदीप धनखड़ देंगे? क्योंकि विपक्ष के पास भी कई सारे आर्गुमेंट है। क्या केवल उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो विपक्ष में जुड़े हुए हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग भ्रष्टाचारी नहीं बचे जो बीजेपी में ज्वाइन कर गए हैं? कई सारे सवाल है जिसका जवाब उपराष्ट्रपति महोदय को देना चाहिए, जो अब राजनीति में कूदने की कोशिश कर रहे हैं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं। साथ साथ 600 के आसपास लॉयर ने जो देश के सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर लिखा था, इसे लेकर बड़ी जानकारी यह है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट जब इलेक्टोरल बॉन्ड को स्क्रैप करने वाला था, खारिज करने वाला था, संवैधानिक घोषित करने वाला था, उससे पहले गवर्नमेंट ने लगभग 10,000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड को प्रिंट करने की जानकारी दे दी थी, क्लियरेंस दे दिया था। सवाल इस पर भी है, कई सारे और भी सवाल है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों कि क्या जानबूझकर ऐसा किया गया। वहीं पर मुख्तार अंसारी के जनाजे में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। शनिवार की सुबह लोगों का जमावड़ा देखने को मिला। धारा 144 के बावजूद भारी भीड़ जहां तहां देखने को मिली। बांदा मेडिकल कॉलेज से एम्बुलेंस से उसके शव को शुक्रवार को दोपहर के बाद करीब 4:30 बजे के आसपास गाजीपुर के लिए रवाना किया गया था। सुरक्षा के कड़े इंतजाम और एम्बुलेंस सहित 21 गाड़ियों के साथ बांदा से गाजीपुर की करीब दूरी 8 घंटे 32 मिनट की है। साथ साथ दोस्तों, होगा पीडीए के नाम अब की एकजुट मतदान। समाजवादी पार्टी की ओर से यह नारा देते हुए खजुराहो मध्य प्रदेश सीट पर मनोज यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया है। सपा ने उत्तर प्रदेश में भी लगभग सारी सीटों पर प्रत्याशियों के ऐलान कर दिए हैं और ये जो सीट समाजवादी पार्टी को कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में लड़ने के लिए दिया था, खजुराहो की सीट, यहाँ पर मनोज यादव चुनाव लड़ेंगे। साथ साथ दोस्तों, प्रशांत टंडन बोले, कहा बीजेपी की वॉशिंग मशीन और राजनीतिक नामकरण, कई नाम चर्चित हो जाते हैं, राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन जाते हैं। 2 नामों का क्रेडिट तो साफ तौर पर रवीश कुमार को जाता है। गोदी मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी 2021 में जब मुकुल रॉय के बीजेपी से वापसी तृणमूल कांग्रेस में जाने की चर्चा हुई, तब मैंने पहली बार बीजेपी की वॉशिंग मशीन शब्द का इस्तेमाल किया था। ये नाम अब बहुत ज्यादा चर्चा में है। विपक्ष के खेमे से चंदा लेकर उन्हीं के खिलाफ अभियान चलाने वालों को मैंने डोनेशन मीडिया लिखा था, जो कुछ समय चला, बाद में अपना रवैया बदल लिया। कुल मिलाकर दोस्तों, कई सारे शब्द है जो आजकल सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड में है। अगर आप भी मानते हैं कि ये काफी सही शब्द है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के सांसद लहर सिंह सिरोया ने पूछा कि कांग्रेस अपने इनकम टैक्स के मामले को क्यों छुपा रही है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी से जवाब मांगा जा रहा है। देखते हैं कांग्रेस की ओर से क्या कुछ कहा जाता है। जो भी जानकारी दी जाएगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने आयकर विभाग की ओर से जारी किए गए नोटिस के मामले को लेकर शनिवार और रविवार को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है। मुख्य विपक्षी दल ने भारतीय जनता पार्टी पर कर आतंकवाद के आरोप लगाया है। दोस्तों, इसी के साथ में पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कांग्रेस पार्टी की सभी प्रदेश इकाइयों से राज्य में शनिवार और रविवार को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के लिए कहा है। कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को कहा कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आयकर विभाग ने 5 अलग अलग वित्तीय वर्षों के टैक्स रिटर्न में कथित विसंगतियों के लिए 1823 करोड़ रुपए के भुगतान के नए नोटिस उसे जारी किए हैं। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव से पहले कर आतंकवाद के जरिए विपक्ष का हमला किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के कोषा अध्यक्ष अजय माकन ने आरोप लगाया कि जिन मापदंडों के आधार पर कांग्रेस पार्टी को जुर्माने के नोटिस दिए गए हैं, उन्हीं के आधार पर भारतीय जनता पार्टी 4600 करोड़ रुपए से अधिक के भुगतान की मांग बीजेपी से करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। केवल कांग्रेस पार्टी को प्रताड़ित किया जा रहा है और आंदोलन आज किया जाने वाला है। देखते हैं किस तरीके का जन सैलाब कांग्रेस पार्टी जुटाती है दोस्तों, किस तरीके का आंदोलन रहता है। साथ साथ आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रमुख सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी ने दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में आरोपी सरकारी गवाह बने राघव मनगुटा रेड्डी के पिता मनगुटा श्रीनिवासलू को शुक्रवार को लोकसभा का टिकट दे दिया है। गौरतलब है कि राघव मनगुटा के कारण ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार दोनों 28 फरवरी को वाईएसआर कांग्रेस छोड़कर टीडीपी में शामिल हो गए थे। तब से पिता पुत्र चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। मनगुटा श्रीनिवासलू रेड्डी ओनगोल से 4 बार सांसद रहे हैं और खबरों की माने तो इस बार भी उनके बेटे के लिए टिकट चाह रहे थे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पार्टी का यह फैसला कथित आबकारी नीति घोटाला मामले को ध्यान में रखते हुए आया है। ज्ञात हो कि आंध्र प्रदेश के असेंबली और लोकसभा एक साथ 13 मई को होने वाला है। ऐसे में आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और कांग्रेस और वाईएसआरसीपी के बीच मुकाबला है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या ये इस पूरे मामले में जो लिंकेज निकाले जा रहे हैं, जो लिंक है मामला, क्या जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है, क्या सुनियोजित तरीके से एक प्रयोग किया गया है दिल्ली में
बयान दिलवाकर एक बड़े नेता को गिरफ्तार करने के लिए और उसके एवज में टिकट दिया गया है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। साथ साथ हेमंत बिस्वा शर्मा पहले ऐसे भाजपाई बनेंगे जो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी छोड़कर भागेंगे। ये जानकारी कांग्रेस पार्टी के नेता गौरव गोगोई ने दिया। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी केंद्र में हारेगी तो सबसे